से जिस तरह से देखा जा रहा है कि 2 दिन पहले उमा भारती ने भी यही बात बोली थी कि कम से कम फॉर्मेलिटी ही कर लेते, एक औपचारिकता ही निभा लेते मुझे बुलाने की, भले ही मैं ना आती। और आज सुमित्रा महाजन ने भी यही बात बोली है कि जो लोग जा रहे हैं बीजेपी से, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं खुद बीजेपी में शामिल हूं और कहीं ना कहीं उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। किस तरीके से आप देखते हैं इसको, आगामी चुनाव जो है उनको लेकर भी? देखिए, किसी शहर में एक शोर था, उसने एक दो साथी इकट्ठे किए, वो 3 लोग हो गए। फिर अब उस स्थिति में जो कमाई होती थी सब बढ़ जाती थी आपस में। फिर उन्होंने कहा कि भी इस गिरोह को बढ़ाना चाहिए। तो जिन लोगों को चोर मानते थे उन लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, बढ़ा लिया। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, जो लूट की रकम थी वो घटती गई और गिरोह जो है बढ़ता चला गया। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि उनमें आपस में जूट पहचान होने लगी कि भाई मैं ज्यादा लूंगा, क्योंकि उनका पूरा नहीं पड़ता था उससे। तो वही स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है कि भाई जिन लोगों को ये चोर कहते थे कि जी ये कांग्रेस के चोर हैं, ये फला पार्टी के चोर हैं, उन सारे चोरों को इन्होंने बीजेपी में शामिल कर लिया। अब इनका कुनबा गया बढ़, कमाई उतनी है नहीं, तो इस वजह से इनके अंदर अब झगड़े शुरू हो चुके हैं। और ये केवल मध्य प्रदेश की स्थिति नहीं है, ये पूरे देश की स्थिति है। अभी हरियाणा के अंदर इनके मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई नगर निगम का पैसा कहाँ जा रहा है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का गढ़ है नगर निगम। तो उनकी ही सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। पैसे जाहिर सी बात है कोई बाहर का आदमी तो नहीं खा जाएगा ना। भाई नगर निगम में एक कमेटी होती है, फाइनेंस कमेटी। अगर नगर निगम में बीजेपी का बहुमत है, मेयर उनका है, डिप्टी मेयर उनका है, पार्षद उनके हैं, ज्यादातर फाइनेंस कमेटी का हेड उनका है, तो मुझे ये बताइए कि विकास कार्य कागजों में हो जाए और पैसा ठेकेदार की जेब में चला जाए, संभव है क्या? तो बात यही है कि लूट को लेकर अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। इसके लिए मैं बीजेपी को बधाई देता हूं कि भाई आखिर उनके पाप का घड़ा जो भरकर फूटने का समय है वो नजदीक आ लिया है। मध्य प्रदेश में कितनी कोशिश कर लें, इन्होंने ऑपरेशन लोटस चलाकर हमारी सरकार को गिराया था। कमलनाथ जी की सरकार वहां पर बहुत अच्छे काम कर रही थी, और लेकिन इन्होंने पैसा फेंका और सिंधिया जी के मार्फत कुछ विधायकों को बड़ी मोटी रकमें दी गई थी, ऐसी हमें जानकारी है, और हमारी सरकार गिरा दी। और इनाम के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या मिला? एक राज्यसभा दे दी गई, उन्हें मंत्री बना दिया गया, लेकिन बिना विभाग का मंत्री, क्योंकि उनके अंदर कोई विमान तो चलता नहीं है कि भी कोई एयर इंडिया उनके अंदर हो, कुछ हो। तो कहने का भाव ये है कि इनका मकसद केवल सत्ता में बने रहना है, ज्यादा से ज्यादा देश को लूटना है। क्योंकि 2014 से पहले देश और दुनिया की जो सबसे गरीब पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, आज वो देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी हो चुकी है। उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। निश्चित तौर पर हर चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाने वाली भाजपा के पास पैसा कहाँ से आता है? अब उसमें अगर उमा भारती को कुछ नहीं मिल रहा, या सुमित्रा जी को कुछ नहीं मिल रहा, या किसी और को कुछ नहीं मिल रहा, और तो और कुछ मिलने की तो बात छोड़िए, उन्हें सम्मान भी नहीं मिल रहा, तो वो लोग शोर तो मचाएंगे। क्योंकि कांग्रेस से जिन बंदों को ले जाते हैं उनको तो जाते ही किसी को राज्यसभा दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं। और जो बीजेपी के लिए पहले काम करते थे उनके हाथ में आज बेचारों के में झुंझुना है, उसको बजा रहे हैं बेचारे। क्या करें? तो वो अपने दर्द तो व्यक्त करेंगे। लोग आ रहे ये हैं वो दर्द कांग्रेस है। में भी, तो फिर वापसी हो रही है। सिंधिया के साथ ही जो इतने सारे समर्थक थे वो भी तो अब वापस से आ रहे हैं कांग्रेस में। चाहे निवाड़ी से देख लीजिए, आपकी इंदौर से देख लीजिए, ग्वालियर चंबल से कई ऐसे नेता हैं जो वापसी कर रहे हैं। आपकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। है क्या, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो मोदी जी ने कहा था कि देश के अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने कहा था कि भी विदेशों से काला धन वापस आएगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। चुनाव के बाद जब इनसे पूछा गया, कई साल बीत गए, 2 करोड़ रोजगार देने की जगह 2 करोड़ रोजगार सरकार ने छीनने का काम किया, तो लोग सवाल तो करते हैं ना, काला धन विदेशों में बढ़ चुका है इनके राज्य में। तो लोगों ने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे चुनावी जुमले थे। तो जुमलेबाजी के द्वारा जिन हमारे कांग्रेस के साथियों को ये लोग भाजपा में ले गए थे, आज जब उनके साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, भाजपा की कलई खुली है,
तो वो लोग तो ज्योतिरादित्य सिंधिया में भी राजनीतिक रूप से लात मारकर आ गए ना। परवाह नहीं की आज उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जिसको वो अपना राजनीतिक माई बाप कहते थे या आका कहते थे या वेल्विशर कहते थे। आज उन्हें पता चल गया कि ये वेल्विशर तो केवल अपनी जेबें भरने का काम कर रहा है। ये वेल्विशर तो केवल अपनी राजनीतिक अस्मिता को बचाने के लिए, जिसने कांग्रेस को बेच दिया वो उन्हें भी बेच सकता है। तो वो लोग वापस चल कर आ रहे हैं, उनको हम गले लगा रहे हैं, वो लोग अपनी भूल के लिए माफी मांग रहे हैं, तो उन्हें हम माफ भी कर रहे हैं। ठीक है विजय जी, लेकिन इस बात पर जब रणदीप सुरजेवाला ने ये बात बोली कि उमा भारती की नाराजगी को लेकर उन्होंने कमेंट किया, तो उन्होंने, उमा भारती ने साफ एक ट्वीट कर दिया कि मैं और मेरी पार्टी के बीच में बोलने वाले आप कोई नहीं होते। उन्होंने नाराजगी भी जताई, लेकिन ये भी उन्होंने कह दिया कि कोई और बाहरी उस पर बोले भी ना, उस पर कमेंट भी ना करे। मैं तो हैरान हूँ उमा भारती जी की इस बात पर कि आप जो है सड़क पर झगड़ा करें और कोई देखे ना। आप जो है सड़क पर उतर कर गालियां दें, चीखें चिल्लाएं, कोई देखे ना, कोई अपना रिव्यू भी ना दे। क्यों नहीं देगा भाई? भाजपा तो हमारी पार्टी का इतना ध्यान रखती है कि राहुल गांधी जी क्या खा रहे हैं, उन्होंने सुबह नाश्ते में क्या लिया, उन्होंने आज कौन से कलर का निक्कर पहना है, उन्होंने कौन से कलर की टी शर्ट पहनी है, तो भैया वो किस कंटेनर में सो रहे हैं, उसमें एसी लगा हुआ है नहीं लगा हुआ। तो आप तो जो है हमारी इतनी इतनी बात को भी बाहर रखें। आप तो उनके खानदान तक जाते रहते हैं कि भाई वो तो उनके पूर्वज तो ब्राह्मण नहीं थे, वो तो मुसलमान थे, वो तो ये थे, वो तो वो थे। तो ऐसी बेशर्म पार्टी के नेताओं से हमें यही उम्मीद है? अरे भैया लोकतंत्र है, अगर आप कोई ड्रामा सड़क पर दिखाएंगे तो हम देखेंगे। और ये ड्रामा नहीं है, ये उमा भारती जी का दर्द है जो हम देख रहे हैं कि भाई अगर उनके निमंत्रण की बात मीडिया तक पहुंच रही है कि उन्हें निमंत्रित तक नहीं किया जाता, तो भाई ये उनका अपना निजी विषय नहीं रह गया। अब वो देश की जनता का विषय है कि वो उस पर बात करें, अपना कोई सुझाव दें, सलाह दें। मैं तो ये कहना चाहूंगा, एक बार वो टंकी पर चढ़ गई थी, पानी की टंकी पर, अगर आपको याद हो तो किसी अखबार वाले ने उनके खिलाफ कुछ लिख दिया था, उनके किसी पुराने प्रेम प्रसंग का जिक्र कर दिया था और वो उसके खिलाफ टंकी पर चढ़ गई थी, पानी की टंकी पर। तो वो उमा भारती आज कहाँ है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है और वो कांग्रेसियों को नसीहत दे रही है कि जी आप चुप रहिए, हमारे घर का मामला है। तो भैया वो टंकी पर चढ़ने वाली उमा भारती की हवा निकल चुकी है मेरे ख्याल से, वो डरी हुई है। या हो सकता है अमित शाह जी ने डरा दिया हो, या हो सकता है मोदी जी ने कह दिया हो कि उमा जी सीबीआई ईडी तैयार है आपके लिए भी, इसलिए वो कह रही है कि जी कांग्रेस ना बोले, कांग्रेस इस मसले को ना उछाले। लेकिन भाई हम तो कहेंगे, जब बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ती तो भाई कांग्रेस की तरफ से हम क्या मौका छोड़ेंगे? हम तो खुलकर बताएंगे, हम तो खुलकर कहेंगे कि जो कांग्रेसी भाजपा में गए थे, भाजपा के कार्यकर्ता उनके चरणों में नतमस्तक रहते थे, उनमें उमा भारती भी एक थी। क्यों? क्योंकि अगर उमा भारती के मुकाबले आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और उमा भारती अब उनसे जूनियर है, क्योंकि उमा भारती के पास आज क्या है। तो उन्हें खुद अपने अंतर्मन में झांकना पड़ेगा कि वो एक ऐसी पार्टी में है जिसका ना कोई चरित्र है, जिसका ना कोई जुबान है, ना कुछ है। इसलिए उमा भारती जी को खुलकर इस भाजपा के जो कुकर्म है उनको एक्सपोज करना चाहिए और जनता को बताना चाहिए और ये मैसेज देना चाहिए देश की महिलाओं को कि महिलाओं के ऊपर कोई भी जुल्म करे उसका जवाब देना चाहिए, चाहे वो महिला राजनीति में है, चाहे ऑफिस में काम कर रही है। उन्हें चुप नहीं बैठना चाहिए। हाँ, लेकिन विजय जी होता ये है ना कि बीजेपी खुद ही कहती है कि हमारी पॉलिसी है हम युवाओं को आगे बढ़ाते हैं, या फिर मतलब उनका रहता है कि वो 2 बार अगर हो गया है तो तीसरी बार वो इतना मौका नहीं देते, वो नए लोग जो आते हैं उनको मौका देते हैं। अगर पुरानों को ही वो लेके चलेंगे तो नए जो लोग जुड़ेंगे उनको तो फिर, आपकी पार्टी में भी अगर बात की जाए तो नयों को कहाँ से फिर मौका मिलेगा? सबसे पहले माननीय मोदी जी को यह घोषणा कर देनी चाहिए कि जिस तरह नौकरी में 58 साल की एज है, उस तरह 58 साल से अधिक एज का कोई भी व्यक्ति इस देश में लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इससे मोदी जी की भी रिटायरमेंट अपने आप तय हो जाएगी, अमित शाह जी की भी तय हो जाएगी, तो उसमें कोई झगड़ा नहीं रहेगा ना। इनके देखिए हाथी के दांत हैं
कहने के और हैं, कुछ दिखाने के कुछ और है। भाई मुझे ये बताइए कि देश की सरकार में कोई भी बुजुर्ग होता है, रिटायर होता है, और या वो 60 साल का है, तो उसे उसके सम्मान के लिए उसे सम्मान निधि के तौर पर पेंशन दी जा रही है। बहुत से राज्यों में ये सुविधा आपकी जानकारी में होगी। और भाजपा में ये है कि पेंशन तो छोड़िए, उनके लिए कब्र खोद दी जाती है कि भाई अब भाजपा में सीनियर होने के नाते राजनीतिक तौर से आपकी कब्र खोद दी गई है, या तो खुद जाकर लेट जाइए इसमें, नहीं तो आपको लिटा दिया जाएगा। तो ये जो जुल्म हो रहा है उम्र के नाम पर, क्योंकि मोदी जी तो देखिए ना, इस उम्र में भी ऐसे चलने की कोशिश करते हैं जैसे कोई 16 साल का लड़का दौड़ रहा हो। तो सवाल ये है, क्या ये बुढ़ापा दूसरे लोगों के लिए है, मोदी जी के लिए नहीं है? तो मोदी जी को डिक्लेयर कर देना चाहिए, या उन्हें कानून बना देना चाहिए कि 58 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति भाजपा का वो चुनाव नहीं लड़ेगा, न लोकसभा का न विधानसभा का। और मैं तो कहता हूँ उन्हें रिटायरमेंट की एज कम करनी चाहिए, 50 साल कर देनी चाहिए। उससे क्या होगा, ये जो परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं ना, जो कि परिवारवाद इनके यहाँ भी है। राजनाथ सिंह का बेटा भी जो है राजनीति में ही है, विधायक है। इसके अलावा और भी बहुत से नेता हैं। जब 50 साल उम्र तय हो जाएगी रिटायरमेंट की, तो भाजपा का कोई नेता चाहकर भी परिवारवाद को नहीं फैला पाएगा। ठीक है जी। पहले तो जैसा विजय जी ने बोला कि 50 साल जो है सेवानिवृत्ति की उम्र तय हो जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भाजपा के साथ कांग्रेस के भी जो काफी चेहरे हैं, उनके अलावा हमको बहुत नए चेहरे लाना पड़ेंगे, तो मेहनत बहुत ज्यादा है। और 58 मैंने भाजपा के लिए कहा है, प्रपोजल जिसका उसके ऊपर लागू होना चाहिए। ये बात मैंने भाजपा के लिए कही है। हमारे यहाँ तो बुजुर्गों का पूरा सम्मान है। लागू तो सब पे ही होगा, फिर कांग्रेस में भी वो लागू होगा। नहीं, भाजपा अगर अपने संविधान में ये बात लागू कर देती है, सुनिए, अगर भाजपा अपने संविधान में ये बात लागू कर देती है तो वो बात भाजपा के ऊपर लागू होगी, कांग्रेस के ऊपर लागू नहीं होगी। हमारे यहाँ तो हम अपने बुजुर्ग नेताओं को पूरा मान सम्मान देते हैं। हमारे यहाँ तो कोई झगड़ा ही। विजय जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो लोग 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए थे बीजेपी में शामिल हुए थे, अब वो दोबारा से घर वापसी कर रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, वापसी से जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि टिकट शायद अब उम्मीद कर रहे हो कि टिकट मिलेगा, क्योंकि वो पहले ही एमएलए भी थे। वीरेंद्र रघुवंशी की बात की जाए या फिर और भी लोग हैं उनकी बात की जाए, टिकट की उम्मीद कर रहे होंगे, जबकि कांग्रेस के जो पहले से ही कार्यकर्ता है वो भी टिकट की उम्मीद कर रहे होंगे। अभी तक हालांकि लिस्ट जारी नहीं की गई है, क्या इसी वजह से इंतजार लंबा हो रहा है लिस्ट जारी करने का, या फिर अब आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में खुद भी ये बात आ जाएगी सामने कि कई लोग वेट कर रहे हैं पहले से ही, और अब जब पाला बदल के जो लोग आ रहे हैं, ऐसा कुछ? देखिए हम इसे घर वापसी मानते हैं। जो हमारी पार्टी में था, किसी कारणवश छोड़कर चला गया, फिर से आ गया, अगर हम उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देंगे तो फिर उनके पास रास्ता क्या बचेगा। अगर वो घर आए हैं वापस तो उन्हें लगाना, हमारा गले लगाना फर्ज है। गले लगाया है, उसमें जो सक्षम होगा, जितने लायक होगा, उनको टिकट भी देंगे। जो नहीं होंगे सक्षम, उनको टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन इतना हम गारंटी से कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अपने सभी पुराने साथियों को मान सम्मान दिया जाएगा, चाहे संगठन में उन्हें जिम्मेवारी दी जाए, चाहे सरकार में उन्हें जिम्मेवारी दी जाए। निश्चित तौर पर हम अपने साथियों का ख्याल रखेंगे, और जो हमारे पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता जो विपरीत परिस्थितियों में हमें छोड़कर नहीं गए थे, उनका तो हम विशेष ध्यान रखेंगे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग, जिनको कांग्रेस ने इतना सब कुछ दिया और जो हमारी पीठ में छुरा घोंप कर गए, उनको हम हमेशा याद रखेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि दोबारा से कोई ऐसा सिंधिया पैदा ना हो कांग्रेस में। उनके साथ जो समर्थक गए थे जिन्होंने घर वापसी कर ली है, उनका क्या? नहीं, उनका तो स्वागत है, उनको तो हमने दिल से गले लगा लिया, और उनमें जो सक्षम होगा उसे चुनाव भी लड़वाया जाएगा। कोई उसमें बुराई मुझे नहीं दिखती, क्योंकि हमारे यहाँ टिकटें सर्वसम्मति से बांटी जाएंगी, और जिसमें उसमें जो जीतने लायक होगा उसको टिकट दी जाएगी। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जुमलों में बहकर, मोदी जी के जुमलों में डूब गए जाकर, अब वो बेचारे किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वापस आए हैं, तो उनको गले लगाने का काम हमारी पार्टी ने किया है।
तो निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है और ये सबक भी है उन लोगों के लिए कि जो कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा करके भागे थे, कि भाई आखिर में जो रिजल्ट है वो ये होगा। क्योंकि भाजपा के यहाँ केवल धोखा है। जो पार्टी देश की जनता को रोजगार के मुद्दे पर, काले धन के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर धोखा दे सकती है, तो उसके लिए राजनीतिक लोगों से धोखा करना कौन सी बड़ी चीज है। ठीक है विजय जी। अच्छा, एक बीजेपी के पूर्व एमएलए हैं सत्यनारायण सत्य, साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कमलनाथ पर। कहा है कि कमलनाथ जी ने उनको इंदौर की विधानसभा सीट नंबर 4 से लड़ने के लिए ऑफर दिया है कि हम आपको वहां का टिकट देंगे, आप कांग्रेस में शामिल हो जाइए। इस तरह का वो आरोप नहीं, लगा रहे देखो हैं। देखो ये भाजपा की सबसे बड़ी खूबी है। भाजपा में एक से एक कलाकार नेता भी है। आपको पहले याद होगा मनमोहन सिंह जी के समय में भाजपा का एक सांसद जो है नोटों की कुछ गड्डियां लेकर संसद में प्रकट हो गया था कि भाई ये मुझे कांग्रेस ने भिजवाए थे, लेकिन ये लोग मुझे खरीद नहीं सकते। उन मामलों की जांच हुई, उन्होंने निकला क्या? तो क्या है कि आज बीजेपी मध्य प्रदेश में अपनी हार को देखकर बौखला रही है। अरे भाई, सबसे बड़ी बात यह है, टिकट की ऑफर उसे की जाती है जो हमारी पार्टी में आ जाए। जो हमारी पार्टी में आया ही नहीं तो उसको क्या टिकट की ऑफर करना? पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है कि भाजपा के इस विधायक को अपनी खुद की टिकट कटने का डर हो और भाजपा में अपनी टिकट पक्की करने के लिए वो इस तरह की ड्रामेबाजी करके सहानुभूति लेना चाह रहा हो भाजपा के लोगों से, ताकि भाजपा उसकी टिकट ना काटे और इस बार भी उसे भाजपा टिकट दे दे। तो ये एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के तहत वह व्यक्ति भाजपा में अपनी टिकट पक्की करना चाहता है और कांग्रेस में तो मौका मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई ऐतराज होगा, क्योंकि वहां का बच्चा बच्चा मध्य प्रदेश में कह रहा है कि इस बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार। ठीक है।